पिछले दिनों फैसलाबाद से खबर आई कि फैसलाबाद के नादरा सेंटर से बहुत सारा डाटा लीक हो गया है, हैक हो गया है, जिसके बाद बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अगर नादरा का डाटा हैक हो सकता है और यही नादरा का डाटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा और उसके बाद आइंदा इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो फिर उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सेंटिटी क्या रह जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी कौमी इंतखाबात जो है, जो सूबाई लेवल के इंतखाबात है, सूबाई असम्बलियों के, उनके लिए भी अपोजिशन की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और जो 6 दिसंबर को पार्लिमानी कमेटी का सिक्योरिटी से मुतालिक इन कैमरा इजलास हो रहा है, उसमें अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है कि हम इस इन कैमरा सेशन में सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हमारे बिल्स को बुलडोज करती है और बाकायदा ताकत के जरिए अपनी जो कानून साजी है उसे अप्रूव करवाया जाता है। और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सरकारी रिपोर्ट जारी की गई कि डस्का के जो इलेक्शंस है उनकी हाईजैकिंग में खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुलव्वस थी। फिरदौस आशिक आवान साहिबा असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के दफ्तर में बैठकर सारे मामलात की मॉनिटरिंग करती रहीं, किस तरह से रिटर्निंग अफसरान को उठाया गया और उनको धुंध में गुम कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गवर्नमेंट फिजिकल इलेक्शंस में इस हद तक जा सकती है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शंस में किस हद तक जाएगी। अगर पाकपतन के एक हलके के अंदर मकामी जो उम्मीदवार हैं 2000 वोट गिनकर भी घर चले जाएंगे तो सुबह पता चलेगा उन्हें कि बर्मिंघम से आने वाले 800 वोटों की वजह से वो इलेक्शन हार चुके हैं। यानी पंजाब के अंदर आइंदा बल्दियाती इंतखाब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाती है पंजाब गवर्नमेंट, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा, उसके लिए आईटी माहिरीन कहां से आएंगे और इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अगर वो किसी भी इंटरनेट से मुंसलिक नहीं है तो फिर उसको सेंट्रल सर्वर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रेज किया गया था। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा आमना उल्फत, पीएमएलक्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम उस्मान बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हम कोशिश करेंगे कि इस मौके पर कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, ये जो पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाने का ऐलान किया गया है, आपके ख्याल में ये मुमकिन है इतने कम अरसे में, या इसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से 3 बड़ी हाई पावर्ड कमेटी मुकर्रर की हुई है, वो 4 हफ्तों में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेगी और उसकी रोशनी में अब वो क्या सिफारिशात पेश करते हैं, तो उस सिफारिशात को आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, एतराज़ात हैं, तो वो फिर हुकूमत पाकिस्तान को वो पेश कर देंगे। जी हमारी जो कोर कमेटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उन्होंने ये सिफारिशात की है। अच्छा, उनको सिफारिशात में ये कहा कि ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन जो है इस मरहले पर किसी किस्म की भी नई इफ्तरा नहीं कर सकता, तो फिर हुकूमत को वो मुतला कर देंगे जी हमारी दायरा कार में नहीं आता, तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाबात कराने में हमारे पास। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बल्दियाती इंतखाब होते हैं, उससे कौम का मिजाज भी पता चल जाएगा कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए हम इस ईवीएम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अगर एक यूनियन काउंसिल में ज़ाहिर कम वोट होते हैं, 800 वोट एक पार्टी का उम्मीदवार गिनकर चला जाता है, 600 वोट दूसरी पार्टी का उम्मीदवार गिनकर चला जाता है, और सुबह जब नतीजा आता है तो पता चलता है, या शाम को नतीजा आता है कि अमेरिका और इंग्लैंड से आए वोटों की वजह से एक जीतने वाला उम्मीदवार हार गया है, तो क्या लोगों के लिए सिनेरियो काबिल कबूल होगा? कंवर साहब, समंदर पार पाकिस्तानियों का तो अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके बारे में आपकी तजवीज़ दुरुस्त है। अब अगर ये यूनियन काउंसिल के लेवल पर या चंद हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, तो इससे इसकी सारी खामियों का अंदाजा भी हो जाएगा और हुकूमत भी पता चल जाएगा कि इसमें ये खामियां हैं। तो इलेक्शन के पाकिस्तान मुमकिन है कि बाद यूनियन काउंसिलों पर
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अपना इंतखाब के लोग बैटिंग करवा दें। लेकिन जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को ताल्लुक है, वो तो दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं है उनका। उस पर तो वैसा उसको तो कमर दिलशाद साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। उस्मान बसरा साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, मुझे बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के जरिए वो गवर्नमेंट करवाने जा रही है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने डस्का के इंतखाबात में धांधली की। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदऊ किया। दूसरा, मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे हम पिछले प्रोग्राम में मैं जो कमोबेश आपके पास को 3 वीक पहले आया था, तो मुझे उसका रेप्लिका ही लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही सवाल है जो आपने मुझे तीन हफ्ते पहले पूछा था। मैंने तब भी आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि देखिए, डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फेलियर है, ये किसी हुकूमत का फेलियर नहीं है। इसको जरा अंडरस्टैंड करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की 72 साल तारीख के अंदर एक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। वजह उसकी ये है कि हमने कभी इनोवेटिव चीजों के ऊपर गई नहीं, इलेक्शन ठप्पा और डब्बे के ऊपर चल रहा है। अगर हम एक लम्हे के लिए इलेक्शन कमीशन की, जो कि इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है, देखिए ना, ये किसने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का फेलियर है डस्का के अंदर, इसका प्रॉब भी इलेक्शन कमीशन करेगा। जो आरओ जिसको कहा गया कि पहली फेज के अंदर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा, उसने बोगस इलेक्शन करवाए। उस्मान बसरा साहब, जो आरओज होते हैं वो क्या इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम होते हैं या हुकूमत पंजाब के मुलाजिम होते हैं, जिन्हें खुसूसी दरखास्त के ऊपर बुलाया जाता है? आरओज जो होते हैं वो अदलिया के लोग होते हैं, अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जज, स्कूलों के असातिज़ा नहीं होते, कॉलेज के असातिज़ा नहीं होते, यूनिवर्सिटी के टीचर्स नहीं होते, सरकारी महकमों के लोग नहीं होते, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना। मैं ये तो मसला है कि हम पूरी तैयारी के साथ टीवी पे नहीं बैठते हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो स्कूल के असातिज़ा होते हैं या दूसरे मुलाजिमीन होते हैं। आरओ मुअज़्ज़ज़ जज साहबान होते हैं अदालतों के। लेकिन मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, मुझे आप बताइए कि एक आरओ के ऊपर इल्जाम लगा कि वो डस्का के इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और अगला इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया। अब आपने आरओ तब्दील नहीं किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना आरओ नहीं बदला। नहीं, उस्मान बसरा साहब, मैंने जो तैयारी की थी उस पे ये सवाल भी था कि वो उस आरओ को धुंध के अंदर उठाकर कौन ले गया था? हुजूर वाला, जो आपने तैयारी की है, मैं बड़ी ही बसीद एहतराम कहूंगा, क्योंकि असल मसला ये है कि हम जब भी किसी को चैलेंज करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूं ना, मैं भी हो जाता हूँ। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो था, जो कि पूरा एक इलेक्शन कंडक्ट कर रहा होता है, उसी आरओ ने जिसको कहा कि बोगस इलेक्शन करवाया डस्का के अंदर, उसी आरओ से अगला इलेक्शन करवा कह रहे हैं कि ठीक है। आरओ तो वही रहा, आरओ नहीं बदला। देखिए ना, मेरी आप गुजारिश को समझिए कि डस्का के उस आरओ ने जिसके पे कहा गया बोगस इलेक्शन करवाया है, जिसकी वजह से इलेक्शन दोबारा रिकॉल हुआ, उसी आरओ ने दोबारा इलेक्शन करवा दिया। वो चेंज नहीं हुआ और अगला इलेक्शन आपने मान लिया कि ठीक है। देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम अपनी ईगोइज्म से नहीं निकलेंगे ना जी, आप मुझे बताइए। नहीं, मसला ये है उस्मान बसरा साहब के जो रिटर्निंग अफसरान थे वो वक्त पर नताइज लेकर, थैले लेकर नहीं पहुंचे, वो कहीं धुंध में गुम हो गए थे। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहती है कि उन्हें सरकारी एहलकारों ने उठा लिया था। आप ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इन एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपकी इतला के लिए ये है कि मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि मसला ये है कि जब आप इतने सेंसिटिव मसले के ऊपर, जिसमें आप हुकूमत पंजाब को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उस वक्त के आरपीओ, रीजनल पुलिस ऑफिसर, उस वक्त के कमिश्नर, उस वक्त के डीसी हैज बीन रिप्लेस्ड। उनको अगले ही दिन जब रिपोर्ट आई, रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन मैं आपके सामने से क्या रिप्लेसमेंट सजा है? क्या रिप्लेसमेंट सजा है उन लोगों को? तो जिन्होंने अगवा किया, जिन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या उन्हें एक जिले से उठाकर आप दूसरे जिले के अंदर डाल दें? सर, मेरी बात सुनिए। मसला ये है कि मैं अगेन आपसे कहूंगा कि मेरे ख्याल में डस्का के ऊपर आपकी तैयारी नहीं है। मैं आपको पिछली दफा बताया था कि मैंने डस्का का इलेक्शन अपनी पार्टी की तरफ से और वजीराबाद का इलेक्शन मैं उसको देखता रहा हूं एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, एक जिम्मेदार के तौर पे। सो मेरे सामने हर चीज बिल्कुल खुली हुई है। मैं सिंपल कहूंगा, मैं बहस नुलझे बगैर, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोब करने की अथॉरिटी नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फेलियर है। डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उस समेत आज तक पाकिस्तान की तारीख में तमाम इलेक्शन जो फेलियर हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि फेलियर। चले उस्मान बसरा साहब, मैं इसके ऊपर एक और पॉलिटिकल वर्कर है आमना उल्फत साहिबा, उनकी राय ले लेता हूं। आमना उल्फत, उस्मान बसरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंतखाबी बेज़ाब्तगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतालिक कोई भी शिकायत होती है तो उस पर जो प्रोब करने की अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, जो कि मैं समझ पाया हूं। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं प्रोब कर सकता इंतखाबी बेज़ाब्तगी को तो क्या सुई सदरन या वापटा करेगी? सबसे पहले तो इलेक्शन जो है हमारे मुल्क में हमेशा से ही बड़ा ही मुतनाज़ा रहा है कि इलेक्शन को कभी भी नहीं माना जाता और हुकूमत जो जीत जाता है वो कहता है कि जी ये फेयर हुए हैं और जो हार जाता है वो कहता है कि नहीं मेरे साथ यहाँ धांधली हुई है। और अब जबकि आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बीच में मुलव्विस पाई गई है तो अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया है इल्ज़ाम। तो हर एक ने अपने आप को कहीं ना कहीं बचाना है, कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ ना कुछ सेफ करना है। बात यह है कि देखें, बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसके पास टोटली इख्तियारात हैं कि ये वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के ये पाबंद है। अच्छा, उसमें अब बात ये आती है कि आरोज़ वहाँ पे बैठा हुआ जो अमला है उसकी जो वफादारी है वो किसके साथ है? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बल्दियाती इंतखाबात में इंट्रोड्यूस कराने से इस मसले का खात्मा हो जाएगा? हमने देखिए, मैं तो ये समझती थी अभी तक कुछ अर्सा पहले तक कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग होगी उसमें कोई धांधली नहीं हो सकेगी, लेकिन जब उसके ऊपर रिसर्च हुई है तो देखिए वो मेन सर्वर जो है जब हैक हो जाती है, यहाँ पे हमारे मोबाइल फ़ोन के डाटा हैक हो जाते हैं, हर जगह आप देखें नादरा का सारा डाटा हैक हो गया, तो वो भी तो एक मशीन है ना, जब ये हैकिंग हो सकती है तो उसमें भी हो सकती है। इस चीज़ की तो गुंजाइश रहेगी। ये जो इफ्स एंड बट्स है ना, इसका तो जवाब हर कोई पूछेगा और यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसे लेकर हमारे चौधरी साहिबान ने हुकूमत के आगे रखे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कंवर दिलशाद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। उससे पहले हमने देखा कि एफबीआर के सिस्टम को भी हैक कर लिया गया। अगर एफबीआर के सिस्टम को हैक किया जा सकता है, नेशनल बैंक के सेंसिटिव सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ऑपरेट करेगा, क्या उसे हैक नहीं किया जा सकता? कंवर दिलशाद साहब नहीं, इसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं होगी। सिर्फ जो इंटरनेट बैटिंग जो वोटिंग है उस पर हैक होने की रिपोर्टें हुकूमत पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट स्पेन से आए थे तो उन्होंने भी ये राय दी है कि हैक होने का खतरा है और हैक हो जाएगी और इसमें राजदारी नहीं है। ये तो उन्होंने स्पेन के वो जो कंसल्टेंट हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बुलाए थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो उनका इस पर हैक होने का खतरा भी है और ये खदशात भी है और सार राजदारी नहीं है। आज जो स्टैंडिंग कमेटी है, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश हुए और उनके IT के DG पेश आए और उधर से नादरा के जो चेयरमैन तारक मल साहब भी आए, तो उन्होंने भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बायोमेट्रिक के साथ मुंसलिक की जाएगी। जो बायोमेट्रिक के साथ मुंसलिक की जाएगी इसमें हैक होने का खतरा है और इसमें राजदारी भी नहीं होगी। तो ये खुद चेयरमैन नादरा ने, स्पीकर बड़े इंटरनेशनल रिप्यूट के चेयरमैन हैं, बड़े काबिल एहतराम है चेयरमैन नादरा, वो उन्होंने ये कहा, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत पाकिस्तान का नादरा है, उन्होंने बड़ी साफ को इसे जवाब दिया कि ये नादरा की बस की बात नहीं है। तो ये तो हालात, इस चीज टेक्नोलॉजी चल रही है। जैसे हमारे दोस्त उस्मान बसरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त तो इस हद तक मानते ठीक है, तो हुकूमत पाकिस्तान के पंजाब के तर्जमान है, उनका अपना मौक़िफ़ भी ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहली मरतबा जब ये डस्का के इंतखाबात का जायजा लिया तो जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की सारी रिपोर्ट कहाँ से ली? उन्होंने PTCL से ली, जोग्राफाई मामला से भी लिया और उन्होंने जनाब उन्होंने पूरे एजेंसी से लिया। उन्होंने PTCL ने रिपोर्ट दे दी कि ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर
कहाँ का सैर करते रहे, पूरी उनकी रिपोर्ट आने के बाद। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, मैं चाह रहा था इसके ऊपर आपका कमेंट लूं। इसके ऊपर उस्मान बसरा साहब ने कहा कि हमने डस्का के जो ज़िले अफसरान थे हमने उन्हें तब्दील कर दिया इस वाक़े के बाद। इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत ने तस्लीम किया कि ये अफसरान इन प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाने में मुलव्वस थे। तो ऐसी जो संगीन जुर्म है इसके ऊपर आप उनको एक ऑफिस से उठाकर किसी दूसरे ज़िले के ऑफिस पे लगा दें, ये सज़ा है या उनको बचाना है? कंवर दिलशाद साहब, आप चंद दिनों का इंतजार कर लें, उन सबको जेल भेजा जा रहा है। उनके लिए बहुत शदीद FIR दर्ज होने का ड्राफ्टिंग नोटिंग हो रही है और वो जनाब उनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि DSP है, DIG है, AC है, डिप्टी कमिश्नर है, सबको। और इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये सारे मामला अरेस्ट करने के कागजात। मैं वापस आपके पास आता हूँ। उस्मान बसरा साहब, बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। और मज़े की बात यह है कि खुद इन ममालिक के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती। बसरा साहब, अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हम 1-2 मिनट कोई संजीदा के साथ गुफ्तगू भी कर लें। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर रोजाना जहाज गिरते हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं उनके हादसे होते हैं, क्रैश होते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या आप मुझे बताइए कि हवाई जहाज का सफर रुक गया है, गाड़ियों का सफर रुक गया है? देखिए, फ्लॉज जो है टेक्नोलॉजी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ख्वा सफरी टेक्नोलॉजी है, ख्वा वो आपकी IT टेक्नोलॉजी है। क्या मुझे बताइए, पेंटागन की साइट्स हैक नहीं हुई है? दुनिया की सबसे सिक्योर, क्या उन्होंने पेंटागन को बंद कर दिया? अब पेंटागन में कुछ ऑनलाइन नहीं चल रहा। आप मुझे बताएं कि जूलियन असांज ने पकड़ के सारी दुनिया के बड़ी बड़ी चीजों को हैक करके आपके सामने रख दिया, लोगों ने फ्लॉज देखे, उसको मजीद सिस्टम को बेहतर कर लिया। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। अच्छा बसरा साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर नीयत साफ हो तो कागज की पर्ची पे भी शफाफ इलेक्शन हो सकता है, और अगर नीयत खराब हो तो EVM भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट कहूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं मुस्लिम लीग नून के किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो घर से कसम खा के आया है कि मैंने EVM के पढ़े रहने, उससे बात कर रहा हूँ। मैं ऑन अ लाइटर नोट कर रहा हूँ, फ्रेंड ना होइएगा। मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर नीयत का ही तो मसला है। आप मुझे बताइए कि 2018 तक, यानी 72 साल की पाकिस्तान की तारीख में ठप्पे और डब्बे का इलेक्शन हो रहा है। नीयत तो हमारी साफ ना हो सकी आज तक। ये नीयत कैसे साफ होगी? हम कानून इसलिए बनाते हैं सख्त ताकि लोगों की नीयत को मेंड कर सकें। अगर एक कातिल है और कहते हैं उसकी नीयत ठीक कर दें, भाई उसको कानून बनाए ना, सजा सख्त दें, उसकी नीयतें ठीक हो जाएंगी। डेज टू कम तक नीयतें लोगों की ठीक हो जाएंगी। अब मसला ये है, देखिए, मैंने और आपने फैसला नहीं करना। पाकिस्तान का एक आइन मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निजाम हुकूमत है। पाकिस्तान की पार्लिमानी निजाम हुकूमत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियों ने सबसे बड़े वोट से फैसला कर दिया है कि अब आइंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो पार्लिमान के ताबिया है, जो आईने पाकिस्तान के ताबिया है, इस किस्म का इलेक्शन पाकिस्तान की कौम चाहती है। वैसे आपको अजीब नहीं लगेगा कि जिन लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, जिनके बच्चे सही तालीम हासिल नहीं कर पाते, जो टूटी फूटी सड़कों पर सफर करके उस इलेक्शन कमीशन के बूथ के अंदर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और करोड़ों अरबों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनका इस्तकबाल कर रही होगी? बड़ा अजीब वाकया नहीं है ये आपके नजदीक बसरा साहब? नहीं, पहली बात मेरे ख्याल में अब आपने वो पंजाबी वाली बात निकाल ली है कि आटा गूंदी हेल्दी क्यों है। मतलब कि ये तो अजीब, तो मुझे बिल्कुल अजीब लग रही है। आप मुझे बताइए कि इस मुल्क के अंदर जो नक्शा आप पेश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में बोगस इलेक्शन ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर, आपने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, पाकिस्तान में ठप्पे लगते हैं, पाकिस्तान में बोगस इलेक्शंस होते हैं। पाकिस्तान के जितने पिछले मेजर इलेक्शंस हैं वो पाक फौज की हिफाजत में, निगरानी में हुए हैं। तो क्या पाक फौज की हिफाजत के अंदर ठप्पे लग जाते हैं बसरा साहब? हुजूरे वाला पिछला इलेक्शन तो फौज की निगरानी में नहीं हुआ, ठीक है। पिछला इलेक्शन जो है, आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान में कितने इलेक्शन फौज की निगरानी में हुए हैं? नंबर 1। आपके पाकिस्तान में धांधली माफिया की सुर्खेल है नून लीग, वो तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि फौज की निगरानी में आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। मसला ये है कि निगरानी फौज की हो,
निगरानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हो, चाहे निगरानी फ्री एंड फेयर आई वॉचर की हो, पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम को धुंधलाने वाले लोग उसके खिलाफ नहीं बसरा साहब, जब पाक फौज पर पूरी कौम एतमाद करती है, जब एक इलेक्शन के बूथ को पाक फौज के जवानों ने चारों जानिब से घेर रखा है, तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई सियासी जमात का गुंडा आगे जाकर वहां पर ठप्पे लगा सके या किसी तरह से गिनती के ऊपर। मुमकिन है, कैसे मुमकिन है भाईजान, कैसे मुमकिन है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे मुमकिन है। आप पाकिस्तान के इलेक्शन में क्योंकि खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है, हम पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम के अंदर पर्सनली इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ठप्पे और बूथ सिस्टम के ऊपर हर वो तमाम रिगिंग हो सकती है जो एक इंसान अपने दिमाग में ला सकता है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि उस वक्त के पीपी 106 या 107 के अंदर हाफिजाबाद में जब वोटिंग हो रही थी, फौज भी मौजूद थी और हमने मुस्लिम लीग नून के जो थे अपना उस वक्त कैंडिडेट, उनकी गाड़ी से 26,000 बोगस ठप्पे लगे हुए वोट पकड़े थे और मीडिया को दिखाए थे। मसला देखिए क्या है, नहीं वो जो 26,000 बोगस वोट थे, वो फौज के हसार को तोड़कर अंदर जाने थे उस डब्बे तक जहां से वोट निकालने के बाद गिने जाने थे। यही तो मैं आपसे कहता हूं भाईजान, किसी दिन आप और मैं किसी दिन चलें और मैं आपको जरा पाकिस्तान के उस इलेक्शन सिस्टम की जरा एब्जेक्ट चले। बसरा साहब कंवर दिलशाद साहब ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उसके बाद आमना मैं आपसे भी इसके ऊपर राय लेना चाहूंगा कि हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं। अभी बसरा साहब ने मुझे नून लीग का नुमाइंदा भी करार दिया, 2018 तक मुझे बाकायदा पीटीआई का नुमाइंदा भी करार दिया जाता था। हालांकि एंकर होता है उसका काम सिर्फ सिटिंग गवर्नमेंट से सवाल करना होता है। बसरा साहब, कंवर दिलशाद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कंवर दिलशाद साहब, जब पाक फौज की हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी मौजूद है और बाकायदा किसी तरह मुमकिन नहीं है कि किसी भी सियासी जमात के जो ताकतवर लोग हैं वो इलेक्शन बूथ के अंदर चले जाएं, अपने बोगस वोट डलवाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पाक फौज की सिक्योरिटी पर इजहार अदम एतमाद कर रहे हैं जब हम ईवीएम से बल्दियाती इंतखाबात या कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात करवाने की बात करते हैं? मैं उस्मान बसरा साहब की बात सुन ली मैंने, तो मैं कल ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिख रहा हूँ। जनाब उस्मान बसरा साहब ने अफवाज पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर दिया। 2018 के इलेक्शन में आर्मी ने करवाया, आर्मी अंदर भी थी और बाहर भी खड़ी, और पूरे पाकिस्तान में कहीं इतराज नहीं हुआ कि कहीं गलत जो है वो स्वयं RTS बैठने के, वो भी टेक्निकल गलती दादरा की थी, तो वो उस पर पूरी पाकिस्तान की आर्मी पर उस्मान बसरा ने अदम एतमाद कर दी। मैं कल खत लिख रहा हूँ आर्मी चीफ को भी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। आपकी तमाम जो बातें ने उस्मान बसरा ने की है, ये रिकॉर्डिंग आप महफूज कर ले, चंद रोज में आपको एजेंसियां फौज की रिकॉर्डिंग ले लेगी आपसे। और मैं आर्मी चीफ खत लिख रहा हूँ कि जनाब उस्मान बसरा ने आपने अदम एतमाद कर दिया। आपने पूरी फौज की नागरिक ने, कई पूरे पाकिस्तान में किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन में कोई गलत काम हो गया है या ठप्पे लग गए हैं या बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आमना उल्फत क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी आमना आप इस सारी बहस के ऊपर कि जब पाक फौज की सिक्योरिटी मौजूद है उसके बावजूद रिगिंग का इल्ज़ाम लगाना, धांधली का इल्ज़ाम लगाना, ठप्पों का इल्ज़ाम लगाना, क्या यही सारे जो वसाइल हैं हम दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नहीं खर्च कर सकते? और क्या 2023 तक आप समझती हैं कि नेशनल असेंबली के इंतखाबात भी EVM पर हो सकते हैं? आमना देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये हमारा वैसे भी कौमी वतीरा है कि हम कभी भी किसी चीज़ को जो है मानते ही नहीं है और किसी भी पॉजिटिव इस्तेमाल को हम नेगेटिव में कभी भी बदल सकते हैं। और ये डिबेटेबल चीज़ें हैं, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। नए ज़माने में, नए दौर में शामिल हो रहे हैं, जदीद चीज़ों के साथ चलना चाहिए। ये EVM कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसे इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मिल बैठ कर ही दूर हो सकते हैं। उसके ऊपर हर डिपार्टमेंट को अपना अपना रोल जो है अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा। रही बात की बल्दियाती इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, ये कहा जाए कि जी पूरे मुल्क में वो EVM के ऊपर हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई अल्लाह दीन का चिराग तो है नहीं कि रातों रात पूरे मुल्क में जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करवाने के लिए इतनी EVM मशीनें नस्ब भी हो जाएंगी और इतने हमें टेक्नीशियंस भी मिल जाएंगे कि वो उसके ऊपर सारा डाटा भी डल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा मुमकिन मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा 3-4 महीने के अंदर अंदर। इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें ये तो ज़रूर हो सकता है कि उसे तजर्बाती बुनियाद पर 2-3 हलकों के अंदर उसको या मोर देन
10 to 20 हलकों के अंदर उसका तजर्बा किया जा सके, उसको लगा के उसका रिजल्ट देखा जाए। अच्छा, ईवीएम मशीन के बारे में जो अभी तक नॉलेज हासिल हुई है वो ये है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और आप अपना थंब प्रिंट जैसे ही देते हैं तो उसके ऊपर तमाम उम्मीदवारों की शक्लें आ जाती हैं और आप जिसको भी क्लिक करेंगे उसके ऊपर टिक हो जाएगा और उसके साथ एक पर्ची निकलती है जो कि बॉक्स में डलती है, ताकि अगर कल को उसके ऊपर कोई रिजल्ट के ऊपर अगर किसी को तहफुजात है तो वो पर्ची जो है वो अदालत में वो जो बॉक्स से ले जाया जा सकता है और उससे मैच हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, हम ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो तहफुजात हो जाएगा तो उस ईवीएम से मजीद पर्चियां नहीं निकाली जा सकती। अच्छा नहीं, उस देखिए ये देखें ना, ये खदशात है, यही वो तहफुजात है जिसका आंसर चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आमना उल्फत, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। नाज़रीन, बात फिर वही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या सिंपल बैलेट के जरिए इंतखाबात, अगर नीयत साफ हो तो जर्मनी के अंदर, अमरीका के अंदर सिंपल बैलेट से भी साफ इंतखाबात हो जाते हैं, और अगर नीयत खराब हो तो ईवीएम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्टे विद अस। नाज़रीन, पिछले साल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था, एमयू कॉलेज के पास रिवाज गार्डन के अंदर, जब एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। और आज एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस के डिलीवरी बॉय मौज़म खोकर को सिर्फ इस बात पर टांग पर गोली मार दी गई कि उसने खाने का बिल क्यों मांगा था। वाक़े की वजह कोई भी रही हो, किसी किस्म का अगर तल्ख कलामी होती है, किसी किस्म की कस्टमर के साथ आपके मामलात ख़राब होते हैं तो आपको अपनी जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत है। हम रात 2 बजे भी ऐप पर क्लिक करते हैं और खाने के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, हम रात 1 बजे भी क्लिक करते हैं और खाने के लिए चिकन टिक्का मंगवा लेते हैं। और यही वो लोग हैं जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर सिर्फ 20 से 30 रुपए इन लोगों को पर डिलीवरी दिए जाते हैं। उसके बावजूद ये लोग रोज़गार कमाने के लिए जब अपने घरों से निकलते हैं तो उन्हें अब ये भी नहीं मालूम होगा कि वो जिंदा सलामत वापस घर पहुंच पाएंगे या नहीं। ये सारा वाकया क्या था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली मिर्जा। अली, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अली, बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाकया कहाँ पेश आया? इस मौज़म खोकर से जो डिलीवरी बॉय था, इसकी टांग पर गोली मारी गई, इसका क्या बयान दिया गया है इसकी जानिब से? पुलिस को कुछ डिटेल्स शेयर कीजिएगा। वैसे अफसोसनाक वाकया जो है कतला के इलाके में पेश आया, जहाँ खोकर बिरादरी रूट पर है। पहले तो मैं अवैध आपको और हमारे नाज़रीन को बता दूं, जंग से लेकर जमघट तक खोकरों का पेड़ जो है वो खिलाया जाता है। इन गाँव में, 7 गाँव में बदमाश भी होते हैं, बेरोजगारी होते हैं और नाजायज असलहे की भरमार है, बिजली चोरी की भरमार है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सत्तू कतले का इलाका है वैसे, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश है, जहाँ पर मौज़म अली खोकर नामी एक शख्स ने फूड पांडा पर ऑर्डर दिया। ठीक है। इस ऑर्डर टेकर का नाम जो है वो अल्ताफ है और इसकी उम्र 28 साल बताई जाती है। ठीक है। मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये मौज़म अली खोकर, जिसके वालिद का नाम जग्गा खोकर के नाम से ये मशहूर है, सत्तू कतले के इलाके में बाकायदा तौर पर ये आए दिन लड़ाई झगड़े के मुकदमात इन लोगों पर जो है वो दर्ज हैं। इन्होंने एक ऑर्डर टेकर से ऑर्डर मंगवाया और ऑर्डर मंगवाने के बाद बाकायदा तौर पर एक नामालूम शख्स इस अल्ताफ नामी शख्स से जो है वो ऑर्डर लेने जाता है और ऑर्डर लेते साथ ही इसको कहता है कि जी ऑर्डर हमें डिलीवर कर दें और साथ के साथ हमें बिल जो है हम बिल नहीं देंगे। जब ऑर्डर टेकर ने बाकायदा तौर पर जो है ये कहा कि जी सर बिल तो आप हमें देंगे क्योंकि हमने जाकर बाकायदा तौर पर मालिकों को बिल देना है। तो जनाब ये जो खोकर साहब हैं, जिनका नाम जो है मौज़म अली खोकर है, इनके साथ लड़का था रोहेल मसीह उसका नाम था, जो कि शराब के नशे में धुत था। इसने वो 5500 रुपया उस ऑर्डर टेकर से छीन लिया और ये कहा कि हम ऑर्डर लेकर बिल नहीं देते, बल्कि जो ऑर्डर देने आता है उससे हम पैसे भी ले लेते हैं। फूड पांडा का जो अच्छा, एक तो बिल नहीं दिया और दूसरा उस डिलीवरी बॉय अल्ताफ के पास जो पैसे थे 5500 रुपए वो भी छीन लिए। एग्जैक्टली। और वो 5500 रुपए की मजम्मत इस अल्ताफ ने की, क्योंकि ये फूड पांडा जिस जगह से आया हुआ था उन्होंने 5500 रुपया डेली रूटीन पर जो है अपने फूड पांडा राइडर्स को देते हैं ताकि चेंज लेने में, कैश चेंज लेने में जो ऑर्डर देने जाते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अल्ताफ जिसकी उम्र 28 साल है, दीपालपुर का रिहायशी और लाहौर मेहनत करने जो है वो यहाँ पर आया हुआ था। इसको बाकायदा तौर पर जो है मुजम्मत करने पर जो है वहां पर गोली। तो मौज़म खोकर और रोहेल मसीह के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है अली मिर्जा?
अवैस जैसे ही ये खबर मीडिया पर नशर हुई तो सदर डिवीजन के एसपी हैं हफीजुर रहमान बुख्ती, उन्होंने फौरी तौर पर एसएचओ को ऑर्डर देते हुए तहकीकात जो है वो शुरू कर दी। और खास तौर पर आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि मौजम अली खोकर के खिलाफ पहले भी बहुत ज्यादा इलाके में कंप्लेंट्स थी, इनके खिलाफ पहली फुर्सत में मुकदमा दर्ज करके रेड्स का सिलसिला जो है वो शामिल शुरू कर दिया। और जब रेड्स हुई उसमें रुहेल मसीह नाम का एक मुजरिम जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार हुआ। 3 नामालूम अफराद को मुख्तलिफ निशानदेही के तहत जो है वो एसपी सदर, और जो मौसम खोकर है वो अभी तक रूपोश है। जी, वो अभी तक रूपोश है। और अब जब हमारी पुलिस तर्जुमान से बात हुई तो बाकायदा तौर पर पुलिस ने 24 घंटे का टाइम लेते हुए ये बाकायदा तौर पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, यानी इस कहानी का, बल्कि इस अफसोसनाक वाकई की जो बॉटम लाइन है वो क्रक्स ये है कि ये कुछ दोस्त जो थे वो शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने उस नशे के अंदर खाना मंगवाया, और जब खाने वाला बिल उसने तकाजा किया तो उन्होंने ना सिर्फ बिल नहीं दिया बल्कि उससे पैसे भी छीन लिए। दैट्स इट अली मिर्जा। एग्जैक्टली अवैस, मैं आपको पहले अगर ये बताऊं ना कि ये खोकर बरादरी में से आम रूटीन में सत्तू कतला हो गया, हंजरवाल गांव हो गया, भेकेवाल गांव हो गया, वहां पर आए दिन इस तरह के काम जो है वो रिपोर्ट होते हैं। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि रिवाज गार्डन कृष्णनगर में पिछले साल जी हाँ वाकया पेश आया, जी हाँ, हमने उस पर शो भी किया था, को कत्ल किया गया था। मैं उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका साथी था, उस प्रोग्राम का हिस्सा था, मुझे याद है। ये स्टोरी हम लोगों ने तब भी ब्रेक की थी। लेकिन ये साल की बात नहीं है, ये हर महीने हर 15 दिन बाद ये मामला इस तरह का होता है कि खोकर बरादरी के कई ऐसे बदनाम खोकर जो हैं वो होते हैं जो 300, 500, 700, 1500 की शराब पीकर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर ऑर्डर देते हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि नाजायज असलहा जो है वो इन इलाकों में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है अली मिर्जा। एग्जैक्टली अवैस, नाजायज असलहा, मंशात, शराब की आमदो रफ्त और खास तौर पर जुए के अड्डे जो हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा, भेकेवाल पेंट से लेकर जंबर तक जो है वो इतने खुले हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है, मुझे पता है, पुलिस को क्यों नहीं पता, स्पेशल ब्रांच को क्यों नहीं पता? अवैस स्पेशल ब्रांच अपनी रिपोर्ट देती है और जब एक जगह पर कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर तैनात होता है ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी स्टेशन हाउस ऑफिसर को इस तमाम तर वाक़े का पता ना हो। चलें, उससे आगे हम फिर पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट 7 आईजी तब्दील कर चुकी है और 7 आईजी तब्दील करने के बाद भी जो नतीजा है वो अली मिर्ज़ा ने बहुत अच्छे अल्फाज में आपको एक्सप्लेन किया। ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हो, कोई भी ऑनलाइन फूड सर्विस हो, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। नाज़रीन, लाहौर में लेस्को के लाखों सार्फिन की बिजली की गलत बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि मीटर रीडर बगैर फिजिकल तस्वीर उतारे बाकायदा रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं और उसके बाद उस रिपोर्ट की रोशनी में सार्फिन की बिलिंग कर दी जाती है। पहले मुझे भी अपने इलाके में मीटर रीडर कभी ना कभी जो मीटर से उनकी तस्वीरें उतारते हुए नज़र आ जाते थे, मगर अब वो भी नज़र आना बंद हो गए हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए अदनान अजीज़ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, ये बताइएगा कि इस बात को कैसे इंश्योर करती थी लेस्को के जो बिलिंग है वो सही हो, और ये जो लाखों सार्फिन को बिजली के गलत बिल भेजे गए हैं इसका मदावा कैसे किया जाएगा? अदनान, देखिए वैसे सबसे पहले तो बात यह है कि इसका जो आपने भी बात की है कि इसका मुदावा कैसे किया जाएगा। मुदावा इसका पैसे लेके किया जाएगा, क्योंकि लेस्को ने ये सिस्टम मुतारफ कराया था जिसे कहते हैं कि स्नैप रीडिंग। अक्सर सार्फिन ये शिकायत करते थे कि ओवर बिलिंग की जा रही है और उसके अलावा जो अपनी मर्जी के जो लेस्को वाले हैं वो बिल भिजवा रहे हैं, जिसके लिए लेस्को अथॉरिटी ने नेपरा की हिदायत पर ये काम किया था कि जो भी मीटर रीडर होगा उनको बकायदा एंड्रॉइड मोबाइल दिए गए थे कि वो जितने भी मीटर लगे हैं लेस्को के उसकी स्नैप लेके जिस्पा करेंगे बिलों के ऊपर। लेकिन दिन ब दिन अवर बिलिंग जैसे बढ़ रही है, जो स्नैप रीडिंग है वो भी कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे वैसे आम सार्फी आम जो सारिफ है और जिस इलाके में लाइन लॉसेस ज्यादा होते हैं वहां पर एवरेज रीडिंग भी डाली जाती है, अप्रोक्सीमेट रीडिंग भी डाली जाती है उन लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए। अदनान, कवर करने के लिए वहाँ की तो मौजे हैं इनकी लेस्को वालों, जिसकी मौजे मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री के एरिया जो होता है वहाँ पे लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो लॉसेस कवर करने के लिए जो लेस्को की जुबान है उसमें कहते हैं कि 46वां पेज
और 24वां बैच, यानी कि ये जो नंबर है ये इंडस्ट्री के नंबर होते हैं। यहाँ पे जो इसकी जो जिम्मेदारी रीडिंग की वो मुतलका SGO की होती है। और इसने क्या तरीका का निकाला है ओवर बिलिंग को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी रीडिंग है, मेरी इंडस्ट्री है, एक मिसाल दे रहा हूँ अवैध साहब को मैं, कि मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरी जो ओवर बिलिंग कैसे कवर करते हैं, मेरे यानी कि मुझे बिल भिजवाया उन्होंने 25 लाख रुपए का, मुझे बिल दिया, मैंने देखना कि इसके ऊपर स्नैप लगी है, ये भी इसकी जो रीडिंग आ रही है वो भी सेम है, उसके अलावा जो बिल पे प्रिंट है वो भी रीडिंग सेम है, ये फिर जाहिर बिल कैसे आ गया? वो बाद में इंकशाफ हुआ कि ये जो होता है ना बड़ा कैलकुलेटर, इससे मर्जी की रीडिंग नोट की, उसकी 3 बारी कैलकुलेटर की वाह कर दी, क्योंकि वो मुशाबा भी करता है मीटर के साथ। अदनान सीरियसली आपने तो भांडा फोड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन करें ऐसा हुआ भी है कि बड़ा तो ऐसे एहलकारों के खिलाफ लेस्को ने कोई कार्रवाई नहीं की? अदनान, कार्रवाई तो तब बने ना जब से लेकर ऊपर तक इसमें जो लेस्को के मुलाजमीन है वो इन्वॉल्व ना हो। इसमें मीटर रीडर, RO, मीटर रीडर, डेप्टी कमर्शियल मैनेजर, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान अजीज़ आपका। और नाज़रीन, ये उस गवर्नमेंट का हाल है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इंतखाब करवाने चली है, जो अपने लाइन लॉसेस के ऊपर काबू नहीं पा सकती। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मुझे आपसे एक किताब का तारुफ करवाना है, और वो है मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब देस हुए परदेस। अमूमन लोग तारड़ साहब को एक सफ़रनामा निगार के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैंने 1997 में सियालकोट के बंगश बुक डिपो से जब ये नावल ख़रीदा तो इसने मुझे एक नई दुनिया की सैर करवाई। 2 मजदूरों की कहानी है जो 1951 में 1100 रुपए खर्च करके कराची से बहरी जहाज पर बैठते हैं और लंदन जा पहुंचते हैं। वहां पर वो गोरियों से शादियां करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, और वही बच्चे वापस उनके गांव, अपने बाप के गांव टिल्ला जोगियां आते हैं और अपने बाप के रिश्तेदारों को पेंडू पाते हैं, देहाती पाते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर का एक ऐसा खूबसूरत मिलाप है जिससे मुस्तनसर हुसैन तारड़ के तारीखी कारनामों में गिना जा सकता है। अगर आपको वक्त मिले तो मुस्तनसर साहब का ये नावल देस हुए परदेस ज़रूर पढ़िएगा। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।